आगे का देखिए। अब अगर विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। किस किस के मध्य? विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये इसका प्रायोगिक सत्यापन हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये आपने ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ में अगर एक हम एंगल बना दे, ये एंगल बना दिया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। ठीक है, आधार पर क्या है? ये आधार हुआ, तो आधार पर क्या है? V है, और लंब पर क्या है? I है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा ये? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, सॉरी आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या है? V है और लंब क्या है? I है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर V बटा I हो जाएगा। ठीक है, V बटा I हो जाएगा। अब बात करते हैं कि चालक तार की भौतिक अवस्था है। जैसे मैंने आपको शुरू में परिभाषा बताई थी कि ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं की बात आई थी। भौतिक अवस्थाएं होती क्या है? भौतिक अवस्थाएं होती है चालक तार की लंबाई, चालक तार का ताप, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सब क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है। तो ये स्थिर रहनी चाहिए। तो ये ओम का नियम था। अब बात करते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, ओम का नियम क्रिएट कैसे हुआ, डेडुकेट कैसे हुआ? तो ओम का नियम उत्पन्न करके देखेंगे हम, यानी V बराबर I R कैसे प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझना है आपको। ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा है। अपवाह चाल और विद्युत धारा के मध्य संबंध पढ़ा है। ठीक है, तो उसी से लेंगे हम, उसी से प्रारंभ करेंगे। अपवाह चाल तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध। तो अपवाह चाल और विद्युत धारा I बराबर, ये तो क्या हो गई? विद्युत धारा। और अपवाह चाल क्या थी? N A E V T, ये अपवाह चाल थी, ये विद्युत धारा के मध्य संबंध है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। क्या आ गया? ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, जबकि धारा घनत्व भी पढ़ा था अपन ने। धारा का घनत्व को J से व्यक्त किया जाता था। तो धारा घनत्व पढ़ चुके। इससे पहले क्या था? 1/A या फिर N E V T, ये धारा घनत्व था। इसको समीकरण नंबर 2 दिया जाएगा। ठीक है, अपवाह चाल और एक अपवाह वेग। ठीक है, तो ये तो अपवाह चाल हुई थी। अपवाह वेग क्या होता है? अपवाह वेग को भी VD से लिखा जाता है। अपवाह वेग होता है VD बराबर इलेक्ट्रॉन औसत समय, औसत समय का चिन्ह बटा n और विद्युत क्षेत्र, ये अपवाह वेग था जो हम इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे अपन, यानी VD की जगह क्या रख देंगे आप? ये मान रख देंगे। ठीक है ना, इसकी जगह VD, क्योंकि VD का मान है, और समीकरण 2 में VD की जगह ये वाला मान रख देंगे। तो रख दो आप। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? J बराबर N E, VD से क्या रखना है आपको? ये वाला मान रखना है, यानी E औसत समय बटा n इंटू E। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? n E²
औसत समय बटा m इंटू ई, ये प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें E, ये वाला E, M, ठीक है, ये सब क्या है? नियतांक है। ठीक है, ये क्या है? नियतांक है। ठीक है, इनको नियतांक अर्थात इस पूरे समीकरण को किसको? n² औसत समय बटा m को क्या माना जा सकता है? नियतांक माना जा सकता है, क्योंकि n भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है। तो इसको पूरे को समीकरण को क्या कह सकते हैं? नियतांक समीकरण कह सकते हैं। नियतांक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, और ये नियतांक क्या कहलाता है? पदार्थ की चालकता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पदार्थ की चालकता। और पदार्थ की चालकता को हम कैसे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। पदार्थ की चालकता को सिग्मा से, यानी सिग्मा। तो पदार्थ की चालकता क्या हो गई? यानी सिग्मा बराबर n² औसत समय बटा m, ये पदार्थ की चालकता आ गई। इसको समीकरण नंबर आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, पदार्थ की चालकता आ गई है। अब देखिए आप समीकरण नंबर 5 में पदार्थ की चालकता आ गई, ये पदार्थ की चालकता आ गई। अब देखिए आप समीकरण नंबर 5 में 4 का मान रखने पर 4 का है ये रहा। ठीक है ना, 4 का है ये रहा। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 4 में क्या था? j बराबर ये था ना, तो j बराबर समीकरण नंबर 4 देखिए आप, j बराबर इस पूरे का मान क्या है? देखिए आप n² औसत समय बटा m। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या रख दोगे आप? इस पूरे का मान क्या है? सिग्मा। तो इस पूरे की जगह क्या रख दोगे आप? सिग्मा। और क्या आ जाएगा? E, क्या आ जाएगा? E। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, इससे समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 में 5 का मान रखा है आपने, यानी इसका मान क्या है? सिग्मा। तो इसके जगह क्या रख दिया आपने? सिग्मा। तो क्या प्राप्त हो गया? सिग्मा E। ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। अब माना हमारे पास कोई L लंबाई का एक तार है, ठीक है, जिसका काट क्षेत्रफल भी समान है, जिसको सिरों के मध्य विभवांतर V है। ठीक है, क्या क्या है? L लंबाई का चालक तार, L लंबाई का काट क्षेत्र A और विभवांतर V। तो इसके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात होगा? विद्युत क्षेत्र भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, E से लिखते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो E बराबर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा V बटा L, ये होता है। ठीक है, यदि चालक में धारा I, अगर चालक में धारा क्या है? I है, तो क्या हो जाएगा? J बराबर, J कहाँ था? ये रहा। ठीक है ना, तो J बराबर क्या हो जाएगा? I बटा A हो जाएगा। J बराबर I बटा A, यानी धारा बटा एरिया, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ चुके हैं हम, तो ये समीकरण लेने थे। इन दोनों मानों को हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। J की जगह J का मान रख देंगे, E की जगह E का मान रख देंगे। ठीक है, तो J का मान क्या है? I बटा A बराबर सिग्मा E का मान क्या है? V बटा L। ये J का और E का मान रख दिया आपने। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? V क्या करना है अपने को? इसमें क्या करना है? V। तो V अगर क्या करते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी A इंटू सिग्मा इंटू V इज इक्वल टू I इंटू L। ठीक है, तो V क्या करना है? तो V इधर रह जाएगा, तो A और सिग्मा का चल जाएगा, बटे में चल जाएगा, A और सिग्मा बटे में चल जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया?
V प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? V प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें नियतांक लेना होता है, और नियतांक की वैल्यू क्या होती है? नियतांक को लिखता है रो से, कि रो का साइन है तिरछा P होता है, रो का साइन है, और इसकी वैल्यू होती है 1/सिग्मा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/सिग्मा होती है। ठीक है, 1/सिग्मा। तो इसमें आप देखिए 1/सिग्मा, अगर इसको अलग करके लिख दूं मैं, जैसे V बराबर 1/सिग्मा, और बच गया क्या क्या? I L बटा A बच गया। अब 1/सिग्मा की जगह क्या ले सकते हैं आप? रो ले सकते हैं। तो ये क्या बच जाएगा? V बराबर, इसकी जगह क्या जाएगा? रो, ठीक है, I L बटा A। ठीक है, ये बन जाएगा, ये आ गया समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब इसमें आपको रो और एल, जो रो और एल है, इसको आई को बाहर निकाल देता हूं मैं, ये आई बाहर निकाल देते हैं। तो जो रो एल बटा ए है, रो एल बटा ए, इसको क्या मान लिया जाए? नियतांक मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? नियतांक आर मान लिया जाए। यानी आर बराबर, यहाँ लिख देता हूं, आर बराबर रो एल बटा ए। ठीक है ना, नियतांक मान लिया जाए रो एल बटा ए, तो क्या मान लिया जाए? आर मान लिया जाए। तो इसकी जगह आप पूरी जगह क्या लिखोगे? आर लिखोगे, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? आई आर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आर लिख दिया। क्या प्राप्त हो गया? ओम का नियम प्राप्त हो गया। ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई। इस तरह से ओम के नियम की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या आती है तो फिर दोबारा पूछा जा सकता है। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, जो भी लेना चाहेगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रतिरोधकता। अभी तो प्रतिरोध पढ़ा था अपन ने, हालांकि प्रतिरोध के बारे में पढ़ा नहीं अपन ने। अभी प्रतिरोध नियतांक के रूप में लिया है अपन ने। किसके रूप में लिया है? नियतांक के रूप में। प्रतिरोध आगे पढ़ेंगे हम, प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। उससे पहले बात करते हैं प्रतिरोधकता की। किसकी बात करते हैं? प्रतिरोधकता की। जो अभी अपन ने लिया था ना रो, ये रो ही क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। रो ही क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता कहते किसे है? प्रतिरोधकता कहते किसे है? तो जैसे कि प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो, ठीक है, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो आर इंटू ए बटा एल। इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं किसकी? प्रतिरोधकता की। ये प्रतिरोधकता का साइन है रो, नियतांक थल। तो ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या है? लंबाई। किसी चालक के, ठीक है, किसी इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को, प्रतिरोध क्या है? आर, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसको? इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध की परिभाषा हो गई प्रतिरोधकता की। अब इसका मात्रक क्या कर सकते हैं आप? वैसे प्रतिरोध का मात्रक अपन ने पढ़ा क्या होता है? ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। लंबाई को एम में लिखा जाता है, यानी मीटर से लिखा जाता है। तो इनसे ही किसका प्रतिरोधकता का मात्रक आप ज्ञात कर सकते हैं। रो इज इक्वल टू आर, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इनटू ए, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर बटा एल, एल मतलब मीटर। तो क्या जाएगा? ओम इनटू मीटर स्क्वायर को मीटर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? मीटर। अर्थात प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया? ओम इनटू मीटर प्राप्त हो गया। समझ में आ गई बात? इसको पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ये प्रतिरोधकता का मात्रक प्राप्त हो गया है। अगर
इसमें आप क्षेत्रफल को इसी को देखे आप वापस। अगर क्षेत्रफल यानी a बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लिया जाए और लंबाई को क्या मान लिया जाए 1 मीटर मान लिया जाए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को ρ इज इक्वल टू r इंटू एक जगह क्या आएगा 1 और l की जगह भी क्या आएगा 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा ρ इज इक्वल टू r। अगर ρ भी क्या था नियतांक था, r भी क्या था नियतांक था, यानी ρ यानी प्रतिरोधकता का नियतांक और प्रतिरोध है ना नियतांक दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है, विमा, प्रतिरोधकता का मात्रक तो है क्या प्रतिरोधकता की जो विमा होती है n की घात -1 l की घात -3 और t की घात 3 और a स्क्वायर होती है। ये किसकी होती है प्रतिरोधकता की विमा होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता की विमा होती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था 1/r। प्रतिरोधकता की विमा क्या होती है ये होती है। ठीक है, और प्रतिरोधकता क्या होता है r 1/r हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध की विमा अगर ज्ञात करेंगे आप, तो ये जब बटे में जाएंगे तो ये तो किसका बन जाएगा प्लस का, ये किसका बन जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। मतलब प्रतिरोध की विमा क्या बन सकती है इसी से ही n की घात 1 l की घात 3 t की घात -3 और a की घात -2 प्राप्त हो सकती है प्रतिरोध की विमा। ठीक है, कुछ इसमें थ्योरेटिकल है जो आपको खुद को पढ़ना है, जो समझाने की बातें हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। नया टॉपिक आता है विद्युत प्रतिरोध। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं कि प्रतिरोध के बारे में पढ़ा नहीं अपन ने। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध शब्द से आपको समझ में आ रही होगी बात। प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करना, प्रतिरोध का मतलब ही क्या है बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, किसी भी चीज में अगर बाधा उत्पन्न होती है, जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में आपको बाधाएं आती है, तो रास्ते का प्रतिरोध हो गया, रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। वैसे विद्युत प्रतिरोध, अब विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, आवेशों के द्वारा। तो जब आवेशों के प्रवाह में यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। बाधा उत्पन्न होती है किसमें इलेक्ट्रॉनों की गति में, आवेशों की गति में बाधा उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। और ये प्रतिरोध कई बार आपने देखा होगा कि लाइट ज़्यादा कम हो जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है साथ के साथ, तो प्रतिरोध के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की गति में क्या आ जाती है बाधा आ जाती है। ठीक है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो आयनों के मध्य क्या होती है टक्कर होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनके आयनों के मध्य क्या हो जाती है टक्कर हो जाती है। आयनों के मध्य टक्कर होने के कारण वो अपने पथ को बदल लेते हैं, धारा, ठीक है ना, उनकी दिशा बदल जाती है। इस कारण उनके पथ में बाधा उत्पन्न होती है, और इसी बाधा को क्या कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका मात्रक ओम होता है। अब ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति से मतलब कि कई बार आपने जो ये इलेक्ट्रिशियंस होते हैं इनसे सुना होगा कि तांबे का तार लगवाइएगा, ठीक है, क्योंकि तांबे की प्रतिरोधकता अच्छी होती है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी उसका ताप नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ज्यादा लंबे तार होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जितने ज्यादा मोटे तार होंगे उतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, जितने ज्यादा पतले होंगे उतने ही अच्छे होंगे। और उसके ताप पर निर्भर करती है। तो 4 पॉइंट है, किस किस पर निर्भर करती है प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और ताप पर निर्भर करती है।
ठीक है। अब आगे हम प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध, लेकिन वो कल पढ़ेंगे। पहले आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर करें मेरे साथ, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।